बोर्ड में जब आपके पहले दिन आपकी शीट चेक होने के लिए जाती है, तो सबसे पहले जो काम किया जाता है वो ये किया जाता है कि ये फ्रंट पेज जिस पे आपका रोल नंबर, आपका नाम, सारी डिटेल्स जो फिल होती हैं, इस पेज को फाड़कर आपके आंसर शीट से अलग कर दिया जाता है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल माइटी एंड पी। मैं हूं आपका दोस्त आरवी एनएच सिंह। तो बॉस, क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि जब हमारी आंसर शीट से हमारी डिटेल्स ही अलग कर दी गई तो हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा या हमारी आंसर शीट चेक कैसे होगी। तो होता क्या है कि आपकी जो शीट होती है उसके पास एक बॉक्स होता है जिसके ऊपर लिखा होता है आपकी शीट का सीरियल नंबर, जो एक यूनिक नंबर होता है, सिर्फ आपकी शीट को दिया जाता है। और यही सीरियल नंबर हर एक पेज पे लिखा हुआ होता है आपकी बोर्ड की आंसर शीट में। तो आपका जो रिजल्ट बनता है वो बनता है आपके रोल नंबर और आपके नाम के अकॉर्डिंग। और जो चेकिंग होती है वो कैसे होती है, वो आपके शीट नंबर के अकॉर्डिंग। तो बाद में क्या होता है कि इस शीट नंबर का जो भी नंबर है वो आपके नाम से या रोल नंबर से मैच कर लिया जाता है और आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो छोटी छोटी बातें जो एक टॉपर को एक अबाव एवरेज बच्चे से आगे ले जाती है। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो शायद हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बोर्ड में बड़ी कारगर साबित होती है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हर साल 20 से 40 लाख बच्चे बोर्ड पेपर में बैठते हैं। और यकीन मानिए कि बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो 9th क्लास से ही 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 11th क्लास से ही 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन आगे कौन लोग जाते हैं? आगे वो लोग जाते हैं जो सिर्फ पढ़ते अच्छा नहीं है, जो पढ़ते अच्छा हैं और रिप्रेजेंट भी अच्छा करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन का क्या महत्व है। देखिए, बोर्ड में जो इवेलुएटर्स चेक करने के लिए जाते हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो पर कॉपी के हिसाब से दिए जाते हैं। और उनके ऊपर डेली टारगेट भी दिया जाता है कि आपको आज 100 कॉपीज़ करनी है, 150 करनी है, 200 कॉपीज़ करनी है। तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एग्जामिनर को या इवेलुएटर को आपने इम्प्रेस कर लिया अपनी आंसर शीट से, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई मैथ का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मैथ के क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि सबसे पहले वही आने वाला है। तो भाई होता क्या है कि मैथ के क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 4 सेक्शंस होते हैं। और इन 4 सेक्शंस में सेक्शन ए होता है आपका 1 मार्क, सेक्शन बी होता है 2 मार्क्स का, सेक्शन सी 3 एंड सेक्शन 4 टी मार्क्स का। तो ज़्यादातर बच्चों को क्या गाइड किया जाता है कि बेटा आप सेक्शन वाइज अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कीजिए और 1 से स्टार्ट कीजिए और 4 तक जाइए। या किसी को कहा जाता है कि आप 4 से स्टार्ट कीजिए और 1 तक जाइए। चलो तो डिस्कस करते हैं दोनों में क्या दिक्कत है। जब हम क्वेश्चन पेपर सेक्शन 1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है उस टाइम पे। कोई प्रेशर नहीं होता है, जस्ट बिकॉज हमारे पास पूरे 3 घंटे होते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन को इतने अच्छे से करते हैं जैसे कि उसको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं उस क्वेश्चन में। तो क्या होता है कि जैसे ही उसमें इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि लास्ट में जाते 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 जैसे ही हम 4th सेक्शन पे पहुंचते हैं, हमारे पास टाइम बचा होता है कम और क्वेश्चन बचे होते हैं ज़्यादा। ऐसे में स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कर दीजिए, चाहे 1-2 स्टेप आपके स्किप हो जाए। तो वही सीबीएसई बोर्ड जो होता है वो आपको स्टेप्स के मार्क्स भी देता है। जैसे ही आपने 2 स्टेप्स काटे, आपके 2 या 1 मार्क्स भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 1 मार्क के क्वेश्चन के पीछे अपने 4 मार्क के क्वेश्चन को खराब कर दिया। चलिए जी, यहाँ से तो हमें पता चला कि क्वेश्चन पेपर को 1 से स्टार्ट करना है ही नहीं, है ना। अब बात उठती है जो
90% टीचर्स शायद सजेस्ट करते हैं या बच्चे सोचते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 4 से, जस्ट बिकॉज सेक्शन डी 4 मार्क्स का है, सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग पहले सेक्शन डी को कंफर्म करके अपने 4 मार्क्स पक्के कर लेंगे। देखिए भाई, होता क्या है कि जब एग्ज़ाम में आपके जो पेपर सेट किए जाते हैं ना, वो इस तरह से किए जाते हैं कि 50% जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं आपके इजी टाइप, 40% जो होते हैं वो एवरेज, और जो 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हॉट्स क्वेश्चन। अब ये हॉट्स क्वेश्चन क्या है? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े ज़्यादा टफ होते हैं। इनका काम ही होता है कि एक टॉपर को एक अबाव एवरेज बच्चे से अलग किया जा सके। ऐसा मानिए कि मैं एक अबाव एवरेज बच्चा हूँ और कोई दूसरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना? तो अगर सारे ही क्वेश्चन अबाव एवरेज हुए या इजी हुए तो वो भी अच्छा स्कोर कर लेगा और मैं भी अच्छा स्कोर कर लूँगा। बट इसमें फ़ायदा क्या हुआ? मतलब जो बच्चे ने पूरे साल मेहनत की, पूरे साल पढ़ता रहा दिल लगाकर, उसके भी उतने ही मार्क्स आए और अबाव एवरेज वाले बच्चे के भी। तो एक कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, फोर्स जो क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं, वो क्वेश्चंस का काम ही ये होता है कि अबाव एवरेज बच्चे को इंटेलिजेंट बच्चे से अलग कर सके। तो ये जो हॉट्स क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस किस में डाले जाते हैं? सेक्शन डी के अंदर। अब सेक्शन डी में जब वो क्वेश्चंस डाले जाते हैं तो होता क्या है कि बच्चे ने जैसे ही सेक्शन डी से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 23 किया, अच्छे से हो गया बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 24 किया, वो भी अच्छे से हो गया। बट जैसे ही बच्चा क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंचा और वहाँ पे उसको दिखा कि ये हॉट क्वेश्चन है, अब इस हॉट क्वेश्चन की वजह से क्या होता है कि वो शायद गलत कर दे। अगर उसने गलत कर दिया तो उसी क्वेश्चन को वो दोबारा से करेगा और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देगा। या दूसरा क्या करता है, जैसे ही उसको पता चला कि मैं ये क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो सोचता है कि चलो इसको छोड़कर मैं अगले क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। बट जब इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना तो वो यही सोचते रहते हैं कि उसका माइंड है ना, इसी में चलता रहता है कि मेरा 25th क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ है, कैसे होगा। इसकी वजह से वो अगले सारे क्वेश्चंस में ना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता पूरी अच्छी तरह से। तो इससे क्या हुआ कि उसने बच्चे ने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होते होते ही पहले आधे घंटे के अंदर ही उसका मोरल डाउन हो गया और इसकी वजह से उसने आगे के सारे क्वेश्चंस को भी ख़राब करना शुरू कर दिया। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम करें सेक्शन नंबर सी से स्टार्ट। सेक्शन सी से स्टार्ट करने पे जस्ट बिकॉज के उसमें देखिए 4 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली आपको सेक्शन सी से थोड़ा टफ दिया जाएगा जस्ट बिकॉज के वो 4 मार्क का है और वो 3 मार्क का है। तो सेक्शन सी में थोड़े कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस होते हैं कंपेरेटिवली। तो उन इजी क्वेश्चंस को पहले कीजिए, ठीक है, आपका एक सेक्शन पूरा खत्म होगी। फिर आप सेक्शन डी पे जाइए। अगर एक दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो उसके बाद सेक्शन 2 और सेक्शन 1 बचता है आपके पास, जो सिर्फ 2 मार्क्स और 1 मार्क के हैं। तो सेक्शन डी से स्टार्ट करने पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर आपने कुछ गलती की तो पूरे पेपर पे। और सेक्शन सी से स्टार्ट करने पे आप लोग जस्ट बिकॉज के सेक्शन सी कंप्लीट कर चुके हैं और सेक्शन डी भी आधा हो चुका है आपका, तो आपको कम इफेक्ट होगा उस पर, मतलब कम आपको लगेगा कि चलो अभी क्वेश्चन पेपर ज़्यादातर हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से रहनी चाहिए, सेक्शन सी से स्टार्ट कीजिए, सेक्शन डी पर जाइए, फिर सेक्शन बी और सेक्शन 1। अच्छा जी, सेक्शन ए पे इससे ये भी फ़ायदा हुआ कि जैसे ही आप सेक्शन ए पर पहुँचे तो आपने देखा कि मेरे पास टाइम की कमी बची हुई है ना? अब मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अब क्या होता है कि अगर ऐसे में मैंने एक दो स्टेप्स अपने स्किप कर भी दिए तो एग्जामिनर क्या कर सकता है? इवेलुएटर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन में आपका आधा मार्क काट सकता है जस्ट बिकॉज कि आपने एक स्टेप नहीं लिखा या 2 स्टेप नहीं लिखे। वो 1 मार्क तो पूरा नहीं काटेगा जस्ट बिकॉज आपने आधा सोल्व किया है। तो कहने का मतलब ये है कि वन क्वेश्चन को एट द एंड जब हमारे पास माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लाइक 2.5 घंटे के बाद लास्ट आधे घंटे में या लास्ट 40 मिनट्स के अंदर हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस टाइम पे वो क्वेश्चंस कीजिए जिन क्वेश्चंस में आपकी गलतियाँ कम हो या फिर गलतियाँ हो तो उससे आपका पेपर ख़राब ना हो।
तो आपने क्या देखा कि सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन बी और सेक्शन ए, ठीक। ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। अच्छा, दूसरी बात, अब इससे ये होता है कि भाई दूसरी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेपर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, वो ये है कि बेटा हम लोग देखते हैं कि सर सेक्शन सी के अंदर मेरे को क्वेश्चन नंबर 15 नहीं आया, और मैंने क्या काम किया, उसकी जगह स्पेस छोड़ दिया कि शायद मेरे को बाद में ये क्वेश्चन याद आ जाए। तो देखिए भाई, मैंने आपको पहले भी बताया एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस टाइम पे। जो आपका इवेलुएटर चेक कर रहा होता है, क्वेश्चन पेपर जो चेक कर रहा होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पेपर चेक करने का, क्योंकि उसको उसके पैसे मिल रहे हैं और उसको रोज़ टारगेट भी दिया जा रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है 150 कॉपी या 200 कॉपी दिन भर चेक करके। देखिए, अगर आपने उसको अच्छे से इम्प्रेस कर दिया तो आपका पेपर अच्छा होगा, वरना नहीं हो पाएगा। और उसको नहीं पता है कि ये किस स्कूल का बच्चा है, कितना अच्छा पढ़ा हुआ है, ब्रिलियंट बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या मतलब एवरेज बच्चा, कुछ नहीं पता होता उसको। तो बेसिकली आपका काम होता है अपने इवैल्यूएटर को इम्प्रेस करना। अब वो इम्प्रेस कैसे होंगे? मान लीजिए आपने सेक्शन सी स्टार्ट किया, सेक्शन सी में आपने देखा आपको 13th क्वेश्चन आ गया, 14th क्वेश्चन आया, 15th क्वेश्चन आया, लेकिन 16th क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो ऐसे में आप स्पेस नहीं छोड़ेंगे उस चीज़ का, सीधा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कीजिए, उसका स्पेस मत छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 16 का स्पेस नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे ही आपने स्पेस छोड़ा या फिर आपने कुछ गलती की उस क्वेश्चन के अंदर, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये ब्रिलियंट बच्चा नहीं है, ये एवरेज बच्चा है या अबव एवरेज बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा नहीं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर में गलती होते ही ना एग्जामिनर को सबसे पहले शक जाता है कि एक्चुअली शायद ये बच्चा पूरी तरह से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाया है ना। तो पहले 4-5 पेजेस में अपने प्रेजेंटेशन और अपने क्वेश्चंस की सीरीज इस तरह से रखिए कि एग्जामिनर आपको देखते इम्प्रेस हो जाए। और हर एग्जामिनर के साथ, हर इवेलुएटर के साथ ऐसे ही होता है कि वो पहले 5 और 6 शीट्स में ही समझ जाता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है या एवरेज है। तो जैसे ही उसको 5-6 शीट्स में देखा कि आपने आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सही हैं, आपने अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, तो उसको पता चल गया बच्चा इंटेलिजेंट है। उसके बाद जस्ट बिकॉज उसके पास टाइम प्रेशर होता है, उसके पास बहुत सारी शीट्स होती हैं करने के लिए, तो वो बहुत लीनियंटली चेकिंग करने लग जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे वो करते हैं, मतलब कि ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा सभी करते हैं। तो उसके बाद लीनियंसी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कुछ आपकी कुछ एक छोटी मोटी गलतियाँ होती है ना, वो भी छोड़ दी जाती है, वो पता नहीं चल पाती हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे ही आपके क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ जो आपको नहीं आया, आपने क्या काम किया, उसका स्पेस नहीं छोड़ा, उस क्वेश्चन को ही नहीं किया। आपको उस क्वेश्चन का क्या करना है, जैसे ही आपने क्वेश्चन, आपका एग्ज़ाम पेपर स्टार्ट ख़त्म हुआ, मतलब आपका पूरा कोई आंसर शीट आप कर चुके हैं, आपके पास सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो चुके हैं, आप पूरा पेपर कर चुके हैं, अब आपके पास टाइम बचा है 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट। तो आपने क्या काम किया, बाद में लिखा सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 16, और उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। देखिए, जब एग्जामिनर पूरा चेक कर रहा होता है ना क्वेश्चन, और देखता है कि बच्चे ने सारा अच्छा किया, सारा अच्छा किया, सारा अच्छा किया, तो जैसे ही लास्ट में वो क्वेश्चन नंबर 16 पे देखेगा, तो चाहे आपने गलत किया हुआ है, उसमें 1 स्टेप या 2 स्टेप ही सही किए हुए हैं, उसके बाद आपने बिल्कुल गलत किया हुआ है, तो क्या करेगा कि जस्ट बिकॉज़ उसको पता है कि बच्चा मेहनती है, इसने मेहनत की है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसमें भी वो आपके 1 या 2 मार्क्स दे देता है, और देना बनता है, ऐसे ही होता है बोर्ड में। तो अगर आपने यही गलती पहले की होती, ये पेपर अगर आपने आधा क्वेश्चन गलत पहले कर दिया होता, तो वो आपको भाप जाता कि आप एवरेज बच्चे हैं, और आगे के सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से चेक करता। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो क्वेश्चन पेपर में कभी भी स्पेस ना छोड़ें। अच्छा जी, दूसरी बात होती है कि पेपर को रिप्रेजेंट कैसे करें। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बोर्ड में आपको आगे और पीछे कर सकती है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड में कहा जाता है, एक्चुअली जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो बोर्ड वाले बोलते हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन के बाद मार्जिन लाइन खींचनी है। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन खींचिए, हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन खींचिए, और साइड में आपको बॉक्स में मार्जिन लाइंस बनानी है फॉर द रफ पेज। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए,
तो इस तरह से कहा जाता है कि ये सेक्शन सी है, आपने सेक्शन सी स्टार्ट किया, साइड में मार्जिन लाइन बनाई आपने यहाँ पे लिखा रफ वर्क, अपने रफ वर्क के लिए अपने पेज के साइड में यूज़ कीजिए, आपको ऐसा ही करना है। दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कही जाती है कि आपने जैसे ही एक क्वेश्चन ख़त्म किया, एक क्वेश्चन ख़त्म कर देने के बाद उसमें एक बाद में लाइन खींच दीजिए। अब ये लाइन खींच देने का क्या क्राइटेरिया है? देखिए, जब तक आप पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर देते हैं तब तक ये लाइन मत खींचिएगा। इससे क्या होगा कि आपके हर लाइन खींचने में आप ये समझिए 5 से 3 सेकंड जरूर खराब हो जाते हैं हमारे हर लाइन खींचने में, और ऐसे 30 क्वेश्चंस होते हैं। तो यानी ज़्यादातर टाइम अपना आप किसमें ख़त्म कर देंगे? लाइन खींचने में। ये लाइन कब खींचिएगा आप? ये लाइन तब खींचिएगा जब आपको पता चला कि सारे क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं, अब आपके पास 1 मिनट बचा हुआ है, तब इन लाइनों को खींचना शुरू कीजिएगा। क्योंकि अगर ये लाइन नहीं भी खींच पाई तो इसके मार्क्स कटे ना कटे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसके मार्क्स नहीं कटेंगे। मार्क्स किस चीज़ के कटेंगे? जो क्वेश्चन आपका छूट गया उस चीज़ के, इस चीज़ के मार्क्स नहीं कटेंगे, ये सिर्फ आपकी रिप्रेजेंटेशन है। तो कोशिश कीजिएगा कि लाइन खींचें, पर कब खींचें? जब आपका पेपर ख़त्म हो चुका है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्या किया जाता है कि जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर के साथ में आपको दिया जाता है ग्राफ्स वगैरह या फिर मैप्स वगैरह। दूसरी बात ये है कि भाई देखिए, ग्राफ वगैरह छोड़कर तो आपको कुछ भी नहीं आना पेपर में, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रखना है जो आप पर छूट गया। जब भी आपके पास ग्राफ्स वगैरह हो और उनको आप अपने पेपर के साथ लगाएं, ये बोर्ड्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर पेपर के लिए कह रहा हूँ, नॉर्मल पेपर्स के लिए भी। तो बोर्ड्स में भी और नॉर्मल पेपर्स में भी अपने ग्राफ्स वगैरह और अपने मैप्स वगैरह कभी भी पीछे अटैच ना करें। आपकी आंसर शीट के पीछे अगर आपने उसको अटैच कर दिया है तो ये समझिए कि आपके पास 30 लाख कॉपीज जब बोर्ड में पहुंचेंगी तो ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छी तरह से जचा कर रखा जाएगा या अच्छी तरह से मैनेज करके रखा जा सकता, कहीं ना कुछ हो ही जाता है। तो आपका क्या सबसे पहला क्या होगा कि आपकी लास्ट वाले पेज से आपका ग्राफ निकल के अलग हो जाएगा, और जब आपका वो ग्राफ अलग हो गया, वो गुम हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम में चेक भी नहीं हो पाएगा, तो मार्क्स कट सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके जो ग्राफ वाले क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपके कहाँ पे हों? आपके शीट के बीच में हो। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज़ और होती है कि जैसे कि आपसे मार्जिन लाइंस में मान लीजिए आप कहते हैं कि हमने मार्जिन लाइंस खींची पर उसमें हमारा ग्राफ वर्क नहीं हो पाया, या फिर हमने नेक्स्ट पेज पे कर दिया। देखिए, आपका रफ वर्क कोशिश कीजिएगा पेपर पे ना करें, क्योंकि जब भी आपके वहाँ पे चेकिंग के लिए कुछ लोग आते हैं तो वो आपके ये देखते हैं आपने पेपर पे क्या किया हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा पेपर पे कुछ ना करें, और मार्जिन जो आपने मार्जिन लाइन बनाई है अपने रफ वर्क के लिए उसी पे काम करें, ठीक है। अच्छा जी, एक और जो चीज़ आती है कि भाई एग्ज़ाम पेपर में बैठने के बाद हम लोगों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये मैं बताऊँगा अगली वीडियो में, जस्ट बिकॉज अभी टाइम थोड़ा कम है। एक्चुअली हम लोग एग्ज़ाम में क्या खा कर गए हैं ये बहुत मैटर करता है, हमने नींद कितनी ली है ये बहुत मैटर करता है, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मतलब हमारी फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं, इन चीज़ों को भी आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। बाकी मैं शायद हो सके तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊँ इस बात पर। तो अभी के लिए आप लोगों को सारी चीज़ों पता चली कि क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से चीज़ों को माइंड में रखना है। अगर इसके बावजूद अगर आपको बोर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर आंसर्स के बारे में या कुछ किस चीज़ के बारे में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 9654744354। थैंक यू। जय हिंद।